बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये जो कोरोना जैसी मौजूद वबा फैली हुई है उसका भी आप अच्छे से उससे बचने के लिए जो SOPs हैं उस पर अमल करते हुए अपना और बाकी सबका भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में बात चल रही थी सेक्शन 40 की। तो हम आज सबसे पहले अपने सेक्शन के ऊपर आते हैं कि सेक्शन 40 में वो क्या कहता है। सेक्शन नंबर 40 मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। कि सेक्शन जो 40 है वो ये कहता है कि अगर कोई खास नजरसानी करनी है तो वो कैसे होगी। इस सेक्शन में वो ये सिंपल बताएगा कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिस में अगर ये बात आ जाए कि फला फला जमीन का जो हिस्सा है उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो मेंटेन नहीं है तो क्या होगा। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 40। When it appears to the Board of Revenue that a record of rights for an estate does not exist, or that existing record of rights for an estate requires special revision, the Board of Revenue may, by notification, direct that a record of rights to be made, or that the record of rights be specially revised as the case may be। अब वो इस पूरे पॉइंट में वो ये कहना चाहता है सेक्शन 40 के कि पहले हम बात कर चुके थे कि अगर कोई नजरसानी करनी हो तो वो कैसे करेगा। यानी सेक्शन में वो ये कहना चाहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या महकमा माल के बोर्ड के नोटिस के अंदर महकमा माल का जो ऑफिसर है उसके नोटिस में अगर ये बात आ जाए कि जमीन का कुछ हिस्सा जो फला फला जगह पड़ा है कोई ऐसा है जिसका अभी तक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, यानी अभी इसकी मिल्कियत के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी तैयार ही नहीं हुए हैं, मेंटेन ही नहीं हुआ इसका तमाम तर रिकॉर्ड। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये कच्ची आबादी में देख लें, इसमें बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं कानूनी है जिनका अभी तक प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। या कोई ऐसे लोग हैं जो स्टाम्प के ऊपर सिंपल एक स्टाम्प लिखा हुआ है, तहरीर करके बस वो कब्जा करके बैठा हुआ है, स्टाम्प के ऊपर खरीदो फरोख्त की हुई है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा रिकॉर्ड जो अभी तक मेंटेन नहीं हुआ है तो क्या होगा जी। तो जब ये बात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिस में आती है तो जमीन का टुकड़ा के ऐसा भी है जो अभी तक रिकॉर्ड उसके ऊपर नहीं बनाया गया या कोई भी किसी भी तरह का अमल दरामद नहीं किया हुआ, तो अगर ऐसा कोई हिस्सा मौजूद है तो इसको रिवाइज किया जाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि कोई ऐसा तरीका जो प्रिस्क्राइब मैनर हो, जो स्टेट ने आपको बता दिया हो कि जो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं या प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा या वो जो तरीका बताएगा उसके मुताबिक अपडेट या रिवाइज होना बहुत जरूरी होगा। तो जब ये रिवाइज किया जाना बहुत जरूरी होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने किसी नोटिफिकेशन के जरिए, देखिए जरा पढ़िए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन, अपने नोटिफिकेशन के जरिए
डायरेक्ट दैट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बी मेड और दैट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बी स्पेशली रिवाइज्ड एज द केस मे बी, या ऑर्डर के जरिए अपने उस इलाके या हलके यानी मुतलका अथॉरिटी जो होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसको हदायत करता है कि इस इलाके का जो नया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको बनाया जाए। अब जिस इलाके के अंदर नजरसानी की करनी हो या उसकी जरूरत हो तो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है और इसको रिवाइज करने का हुक्म भी सादर करती है। सिंपल इस पॉइंट में हमने एक ही बात डिस्कस की है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिस में यह बात आ जाए कि भाई जमीन का फला फला हिस्सा अभी तक उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन नहीं हुआ है तो वो उसको रिवाइज करने का हुक्म दे देता है। पॉइंट 2 में आइए। अच्छा, वो कैसे देगा? थ्रू नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के जरिए देगा या वो सिंपल ऑर्डर कर देगा। अब पॉइंट बी में वो पॉइंट 2 है, वो क्या कहता है जरा मुलाहिजा फरमाइए। आर नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1 में डायरेक्ट record of rights shall be made specially revised for all or any of the states in any local area। इसमें अब दूसरी बात वो ये करना चाहता है, सबसेक्शन 1 के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है किसी एक स्टेट का जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने की हदायत जारी कर सकता है या नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, ये तमाम स्टेट मिसाल के तौर पर किसी जमीन के अंदर कोई जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि भाई फला फला एरिया में जाएं, वो जगह जी उसको रिकॉर्ड उसका मेंटेन नहीं है, जाएं आप उसको चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो एरिया से ज्यादा भी हो सकता है, वो थोड़ा भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। बात अब तवज्जो से जरा सुनिएगा कि जरूरी नहीं है कि जिस हिस्से की हम बात करें वो थोड़ा ही हो, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो पूरे का पूरा भी हो सकता है। यानी कि जी ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनका अभी कोई रिकॉर्ड तैयार ही नहीं होता या उसको रिवाइज अभी करने की जरूरत होती है लेकिन वो हुआ नहीं होता। अब क्या है जी, या उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी एक इलाके के लिए भी कर सकता है या किसी खास यानी लोकल एरिया उसके लिए भी कर सकता है, और बेशक जमीन का पूरा हिस्सा क्यों ना हो तो वो उसके लिए भी नोटिफिकेशन की शक्ल में उसको जारी कर सकता है, नोटिफिकेशन कर सकता है। और ये नोटिफिकेशन क्यों करता है, क्यों करना जरूरी है, ये सवाल तो पैदा हो रहा होगा आपके दिमागों में। तो भाई जमीन को हम लीगलाइज करने के लिए, कानूनी शक्ल देने के लिए उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। भाई आपके पास रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा कि भाई फला फला जमीन इतनी है, उस पर इतनी काश्त की जा रही है, वो इतनी है, तभी तो वो टैक्स वसूल करेगी आपसे। जब उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो वो आपको टैक्स आपसे क्या वसूल करेगी? या उन्हें कैसे पता चलेगा जी फला फला आबादी में ये बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है या किसी और की जरूरत है भी या नहीं? तो ये तमाम तर जरूरियात का जो भी ख्याल रखा जाता है वो भी तो रिकॉर्ड को सामने रखकर ही किया जाता है ना। तो रिकॉर्ड का होना जरूरी है। रिकॉर्ड होगा तो उसको हर तरह की फैसिलिटीज भी मिल सकती है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कच्ची वादियों में सड़कें बन रही होती हैं, वो कहते हैं जी ये सड़क नहीं बन सकती। भाई क्यों नहीं बन सकती जी? क्योंकि भाई ये रिकॉर्ड में शामिल नहीं है जी, ये नक्शे में नहीं है गली। तो फिर क्या करते हैं, आप उसको नक्शे में उसको ऐड करवाते हैं, उस गली को आप रजिस्टर करवाते हैं। जब उसका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से उसमें मेंटेन हो जाता है तो फिर क्या है, हर तरह की सहूलत और टैक्स के साथ आपको मिलना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सी ऐसी गलियां हैं या बहुत से ऐसे लोकल एरियाज हैं जिसमें ये होल नहीं होते या पोल नहीं लगे होते या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता या उसमें पानी की कमी होती है, पानी की लाइन नहीं बिछी होती। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारी मुश्किलात हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड ना होने की वजह से। अब मेरे ख्याल से आप इस सेक्शन को बड़े आराम से समझ रहे होंगे। तो यानी कि जमीन को कानूनी शक्ल देने के लिए रिकॉर्ड तो रखना बहुत जरूरी है और ये उनको रखना भी पड़ता है, इसीलिए इसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना दिया जाता है। अब क्या है जी
कि किसी लोकल एरिया के लिए भी हो सकता है, वो सारी जमीन के लिए भी हो सकता है, या किसी खास जमीन का हिस्सा भी हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया पॉइंट 2 में। अब पॉइंट 3 में आइए। पॉइंट 3 में वो कहता है कि आर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेड और स्पेशली रिवाइज्ड फॉर एन स्टेट अंडर दिस सेक्शन shall be deemed to be record of rights for that state, but shall not affect any presumption in favor of government which has already arisen from any previous record of rights। अब इस पॉइंट में वो ये कहना चाहता है पॉइंट 3 में कि इस सेक्शन के तहत जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन किया जाएगा तो समझा जाएगा कि उसी स्टेट का ये रिकॉर्ड है। अब अगर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए अगर गवर्नमेंट के हाथ कोई प्रियम्पशन पैदा हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर भी वो इसको मुतासिर नहीं करेगा। प्रियम्पशन भले पैदा हो जाए लेकिन उसके रिकॉर्ड को मुतासिर नहीं करेगा। ये है सेक्शन 40, यानी कि सेक्शन 40 में हमने 3 बातें देखी। नंबर 1 कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिस में यह बात आ जाए कि जमीन का फला फला हिस्सा जिसका भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार नहीं है या उसके कोई भी यानी कि मिल्कियत के जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार ही नहीं हुए हैं, कोई किसी किस्म का अमल दरामद ही नहीं हुआ है, तो वो उसको नजर सानी जो है खास किस्म की वो कर सकती है, स्पेशलाइज रिवाइज्ड भी कर सकती है उसको। और पॉइंट 2 में हमने देखा कि नोटिफिकेशन है किसके लिए? वो लोकल एरिया के लिए भी हो सकता है, वो पूरे के पूरे स्टेट के लिए भी हो सकती है। पॉइंट 3 में हमने सिंपल यही देखा कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो बनाया जाएगा तो समझा जाएगा कि ये उसी स्टेट का रिकॉर्ड है। अब अगर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए अगर गवर्नमेंट के हाथ कोई प्रिजम्पशन पैदा हो जाती है तो उसको वो मुतासिर नहीं करेगा कम से कम। ये है जनाब आपका सेक्शन 40, मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है? पीरियोडिकल रिकॉर्ड, जमाबंदी, दौरी जदवल, जमाबंदी या दौरी रिकॉर्ड, मिसल म्यादी भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये 3-4 नाम जो मैंने बताए हैं आप किसी एक नाम से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहना चाहता है, आइए देखिए। The collector shall cause to be prepared by the patwari of each state periodically as the Board of Revenue may direct an addition of any record of rights amended in accordance with the provisions of this chapter। अब आपने देखा होगा कि ये सेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब कोई एक सेक्शन अगर आप पीछे मिस कर जाते हैं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन को समझने के लिए, सेक्शन जो है वो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम सेक्शन को तवज्जो से सुनते चले जाइए और दिमाग में बैठाते चले जाइए, ताकि जो नेक्स्ट सेक्शन जो है हम उसको डिस्कस करें तो उसमें आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना पैदा हो। इसकी मिसाल वैसे ही दे रहा हूँ, अक्सर मैं अपने बच्चों को ऐसी ही मिसाल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि जाएं ऑफिस में और ब्लैक कलर का पॉइंटर उठा लाएं या एक ब्लैक कलर की फाइल उठा लाएं, अब वो कहे सर ऑफिस किसको कहते हैं या ऑफिस की साइड पे है, तो जिसको यही नहीं पता कि ऑफिस की साइड पे है या ये फाइल कौन से कलर की है, तो वो फाइल ढूंढेगा क्या? दूसरे लफ्जों में ऑफिस में तो वो सारा साल काम करता है, लेकिन उसको यही नहीं पता भाई ऑफिस जिसमें वो बैठा उसी को ऑफिस कहते हैं।
या उसके पास जो फाइलें की जो ढेर लगा हुआ है उसी में से ढूंढ के लाना है, 42 नंबर 43 नंबर, ये जो भी फाइल का नंबर हो। तो बच्चों बेसिक अगर आपको नहीं पता आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इसीलिए अपने तमाम तर बच्चों को ये जोर डालता हूँ कि बच्चों, बीइंग अ लॉयर, आप एक वकील हैं। वकील की ये सिफ्त होती है कि वो हर तरह के रिकॉर्ड से आशना रहता है, हर तरह की हिस्ट्री से आशना रहता है, हर तरह के मामलात को वो बड़े डीपली उसको एनालिसिस करता है। क्यों? क्योंकि एक सादा इंसान अगर वो इस तरह से सोचता है कि अच्छा ये ठीक है वो वैसे ठीक है, और वकील भी उसी तरह सोचता है, तो बताइए डिफरेंस कहाँ पर है? आपने यही डिफरेंस अपने अंदर पैदा करना है कि सोचने की सलाहियत आपकी शार्प होनी चाहिए, समझने की सलाहियत शार्प होनी चाहिए, अपने आप को एक्टिव बनाइए, अपने आप को शार्प बनाइए। जो एक सादा इंसान एक छोटी सी बात सोचता है उसको आप हर एंगल से देखिए कि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, वैसे भी देखा जा सकता है। अच्छे से परखिए फिर फैसला कीजिए। चलिए जी, सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 141 कहता है द कलेक्टर शैल cause to be prepared by the Patwari of each state periodically, as the Board of Revenue may direct an addition of any record of rights amended in accordance with the provision of this chapter। अब क्या कहता है जी? कलेक्टर के लिए लाजम है, किसके लिए? कलेक्टर के लिए लाजम है, जरूरी है। क्या जरूरी है? चलिए देखते हैं कि वो हर स्टेट के पटवारी से उन म्यादों की बुनियाद पर जिनकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको डायरेक्शन दे दे, एक नई मिसल हकीकत बनाए या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए, जो इस तरह तैयार करेगा कि लैंड लॉस जो या लैंड रेवेन्यू के अंदर दर्ज हुआ है, ये इन तमाम कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आप सादा से लफ्ज़ों में कह लें कि उन तमाम कवायद और ज़वाबित यानी उन तमाम तर उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए कलेक्टर के लिए लाजम है कि वो पटवारी को हुक्म कर दे। किसके लिए कर दे? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए, कि वो मखसूस टाइम के अंदर अंदर जिसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डायरेक्शन की है एक नया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार कर दे, और इसमें वो तमाम तरामीम भी शामिल कर दे जो इस टाइम के अंदर अंदर वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। और वो ये सारी की सारी तैयार करवाना ये किसके काम है? ये कलेक्टर का काम है। किसके थ्रू? पटवारी के थ्रू। किसकी डायरेक्शन पर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शन पर। समझ आ गया पॉइंट ऑफ वन आपको क्या कह रहा है? पॉइंट वन में उसने 3 किस्म की बातें की हैं। नंबर 1 क्या की कि वो तमाम तर ये जो कवायद और ज़वाबित हैं असूलों को सामने रखते हुए कलेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो पटवारी को हुक्म कर दे कि एक मखसूस टाइम के अंदर अंदर जिसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डायरेक्शन की हो एक नया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार कर दे, और इसमें वो तमाम तरामीम भी शामिल कर दे जो उस टाइम के अंदर वकूफ़ पज़ीर हुई हों। उसके बाद क्या है जी? वो सारी की सारी तैयार करवा कर ये काम कौन करवाएगा? कलेक्टर का काम है, उसी के जिम्मे ये काम होता है करवाना। किसके जरिए करवाना होता है? पटवारी के जरिए। और किसकी डायरेक्शन पर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शन पर। अब आप पॉइंट 1 समझ गए हैं। चलिए अब आप पॉइंट 2 की तरफ आते हैं। पॉइंट 2 में वो कहता है कि सच एडिशन ऑफ the record of rights shall be called the periodical record for the state and shall comprise the statements mentioned in clause A of subsection 2 of section 39 and such other documents if any as may be prescribed। अब इस पॉइंट 2 में वो क्या कहता है, जरा तवज्जो तलब बात है। लेकिन हमने पहले तो बात कर ली कि कलेक्टर वो क्या है जो हुक्म करेगा पटवारी को कि भाई वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार कर ले। किसके कहने पे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कहने पे। अच्छा, वो रिकॉर्ड को प्रॉपर जो एक उनको टाइम फ्रेम उनको दिया गया है उसको सामने रखते हुए वो उसकी मंजूरी भी दे देता है। फिर क्या होता है? फिर
रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की ऐसी कोई और जदीद जो एडिशन तैयार हुआ हो, इसको जमाबंदी में या इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाएगा। यानी ये जमाबंदी की अपडेटेड फॉर्म है। आप कह सकते हैं कि भाई ये कह सकते हैं कि ये उन नक्शों या उन स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होती है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के तहत और ए में मज़कूर है। और साथ ही ऐसी दस्तावेजात जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस मकासद के लिए लाजम करार दी हैं तो वो इसके लिए ज़रूरी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे तैयार किया जाएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी भी एक इब्तदाई रोककार होती है, इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि ये भी एक इंडेक्स की तरह होता है कि जैसे इंडेक्स ये किस्म होती है कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, किस तरह के लगाए जाएंगे, वो यानी कि एक पूरी की पूरी डिटेल जो है वो इंडेक्स में बता दी जाती है, लिख दी जाती है। अब पॉइंट 3 में आइए। पॉइंट 3 में वो ये कहता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड द कलेक्टर शैल कॉज टू बी मेंटेन्ड बाय द पटवारी of each state a register of mutation in the prescribed form and other prescribed register if any। अब वो पॉइंट 3 में क्या कहता है, देखें बड़े सादा से अल्फाज में वो ये कहना चाहता है इस पॉइंट 3 में कि पटवारी जो इस तरह का रिकॉर्ड बनाएगा, अब जाहिर बात है उसको रिकॉर्ड का कहा जा रहा है कि भाई रिकॉर्ड बनाइए। अब वो रिकॉर्ड किस किस्म का है वो हम पता चला चुके हैं। तो वो इसके लिए मुख्तलिफ रजिस्टर भी बनाएगा। रजिस्टर क्यों बनाएगा? मिसाल के तौर पे कि अगर कोई मामला है इंतकाल का, म्यूटेशन का, तो उसको म्यूटेशन रजिस्टर कहेंगे। अब जब भी म्यूटेशन चेंज किया जाएगा या उसमें किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट की जाएगी तो वो डेफिनेटली म्यूटेशन वाला रजिस्टर ही ओपन किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा जो पहले साथ में जो पड़े 20-25 रजिस्टर वो भी साथ खोल लिए जाएंगे, नहीं। अगर म्यूटेशन का कोई काम है तो वो उसमें म्यूटेशन की ही रजिस्टर ओपन किया जाएगा। अगर कोई विरासती इंतकाल वाला रजिस्टर है तो क्या किया जाएगा जी, तो वो विरासती इंतकाल वाला रजिस्टर ही ओपन किया जाएगा। अब अगर कोई खसरा गर्दोरी का रजिस्टर है तो उसके लिए अलहदा रजिस्टर होगा। यानी कि हर तरह के रिकॉर्ड के लिए अलहदा रजिस्टर बनाया जाएगा और वो अपने रजिस्टर को इस जो ये रिकॉर्ड होगा वो इसमें मेंटेन अच्छे से कर लेगा। दोबारा से फिर बताता हूं कि हर रिकॉर्ड के लिए सेपरेट रजिस्टर का होना जरूरी है। अगर तो वो म्यूटेशन रजिस्टर है, इंतकाल वाला रजिस्टर है, तो उसमें तमाम किस्म के इंतकाल चढ़ाए जाएंगे। तो अगर कोई फर्द मिल्कियत का जो ऑनर है वो चेंज हो रहा है तो म्यूटेशन वाला रजिस्टर ही ओपन किया जाएगा। और इसी तरह अगर कोई खसरा गर्दोरी का रजिस्टर है, उसमें कोई काश्त का मसला है, फसल का मसला है, फसल इस साल कौन सी है, कैसी है, चावल है, गंदुम है या कोई और है, तो इसी तरह खसरा गर्दोरी की जो रजिस्टर होगा उसका एक सेपरेट होगा ताकि उसमें रिकॉर्ड उस अलग तरीके से मेंटेन किया जा सके। अब बात समझ में आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सेक्शन 40 और सेक्शन 41 इसको देखा। सेक्शन 1 में हमने देख लिया, सेक्शन 40 में देख लिया हमने कि किन किन बातों का जिक्र उसमें किया गया था, और सेक्शन 41 में देख लिया कि उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर इससे रेलेवेंट किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। लीगल मैजिस्टर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है।
उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर ना हुआ हो तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। लास्ट में हमेशा की तरह एक नसीहत ज़रूर करूँगा आप सबको। अच्छा बच्चों, आज के दौर में अक्सर बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी हम नसीहत क्यों सुने, कौन होते हैं ये टीचर्स जो हमें नसीहत करें, ये भाई ये इसको तो ये हक ही नहीं पहुंचता भाई ये हमें नसीहत करे। नहीं नहीं नहीं, हम इसकी नसीहत नहीं सुनेंगे, हम इसकी नसीहत को फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चों ये टीचर का कुछ नहीं जाएगा। यूं समझ लीजिए आप अपना बेड़ा खुद गर्क कर रहे हैं। तो नहायत अदब और एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, नहायत ही वो खुश नसीब स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नसीहत मिलती है पेरेंट्स की तरफ से, किसी दोस्त की तरफ से, किसी अजीज व कारिब की तरफ से या किसी उस्ताज़ा की तरफ से। अब देखो बेटा, नसीहत क्यों की जाती है, सवाल तो ये पैदा होता है ना। नसीहत उसी को की जाती है जो दिल के करीब हो या जो अपना हो। अब आप अपने बेटे की मिसाल ले लीजिए। अब अगर बेटा आपको मिट्टी खाता है या कोई ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है जो आपको नागवार है, तो को आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा ऐसा ना करे, इसीलिए वो आप उसको डांटेंगे, समझाएंगे, नसीहत करेंगे। और अगर वो आपका कुछ लगता ही ना होगा तो आप उसे क्यों कर समझाएंगे, आप कहेंगे जी मेरी जाने भला जो करता करे। तो ये नसीहत उसी को की जाती है जो अपने दिल के करीब हो, जिनको हम अपना समझते हैं या जिंदगी में आगे हम उसे अपने साथ लेके जाना चाहते हों। तो नसीहत पर अमल करना, मैं कहता हूँ कि नंबर 1 तो वो लकी हैं जिनको नसीहत की जाती हैं, और वो लकी तरीन इंसान हैं जो नसीहत को अमल करके आगे बढ़ते हैं। जो नसीहत तो सुन लेते हैं वो तो लकी हुए नहीं, वो तो बदबख्त हुए उल्टा, कि उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली समझाने की, समझने की, और उन्होंने उसको अवेल ही नहीं किया। तो बच्चों, नसीहत को आप आज पल्ले से बांध लोगे तो कल को किसी को करने के काबिल हो जाओगे, वरना कल को किस मुंह से आप अपने बच्चों को नसीहत करोगे, किस मुंह से अपने दोस्तों को नसीहत करोगे। या तो फिर आप इसलिए नहीं करोगे कि आप चाहते नहीं होंगे, आप सिंसियर ही नहीं होंगे। सिंसियरिटी इस बात का सर्टिफिकेट है कि आप उसको साथ साथ वक्तन वक्तन समझाते रहेंगे, नसीहत करते जाएंगे। नसीहत ऐसी नहीं होगी कि भाई तनकीद के लिए आप नसीहत कर रहे हैं, नहीं। कुछ लोग करते होंगे कि भाई वो सिर्फ नुक्ताचीनी ही करने को वो नसीहत समझते होंगे कि भाई हम नसीहत कर रहे हैं जी, लेकिन असल में वो नुक्ताचीनी होती है। मैं बात नुक्ताचीनी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात क्रिटिसाइज की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तरबियत की। कि आप पहले सोच लें कि अगर यार हम ऐसा कर लें तो इसमें हमारा फ़ायदा है या नुकसान है। अगर तो उसमें फ़ायदा है तो वो आपके लिए एडवाइस है, अगर नुकसान है तो वो क्रिटिसाइज है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को झुकाते हुए आगे बढ़ें, टीचरों का अदब करें, एहतराम करें और आगे बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह ये देखिए, ये तमाम तर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स पैदा हो रहे हैं जो टीचर्स को कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं कि बस जो कुछ है वो आज हम ही हैं। तो बच्चों, उस्ताद का एक जो मुकाम होता है वो एक रूहानी माँ बाप की तरह होता है। अब माँ बाप क्या आपको नहीं डांटते, माँ बाप क्या आपको नसीहत नहीं करते? या आपने कभी ऐसा देखा है कि माँ बाप ने आपको कभी ना डांटा हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। और अगर वो डांट भी देते हैं तो क्या आप उनको पलटाकर जवाब देते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह मेरे बच्चों, जब आप नसीहत पर अमल करेंगे तो आपके अंदर निखार आता जाएगा। असल में नसीहत करना इस बात की दलील है कि आपके ऊपर जो डस्ट लगी हुई है उसको उतारा जाए, ताकि जो आपके अंदर का जो हीरा है, डायमंड है, वो चमक कर बाहर आ जाए। जब चमक कर बाहर आ जाएगा, आप अपनी वैल्यूज़ को जान लोगे, तो फिर आप उस तरक्की को जिस तरीके से एंजॉय करोगे वो फिर आप कहोगे भाई हाँ ये है सही तरीका एंजॉय करने का। वरना लाइफ में तो बेशुमार ऐसे मौके हैं जिसे इंसान अवेल तो कर लेता है लेकिन उसे एंजॉय नहीं करता। पैसा तो होता है लेकिन उसमें सुकून नहीं होता। वो सुकून क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने किसी को सुकून दिया नहीं होता। अगर आप किसी को सुकून दोगे, एहतराम दोगे, इज्जत दोगे, तो यही चीज़ें पलटकर आपके पास भी आएंगी।
हो ही नहीं सकता। आप किसी को सुकून दो, बदले में आपको तकलीफ मिले, बेआरामी मिले, बदसुकूनी मिले, हो ही नहीं सकता। तो मेरे बच्चों, मेरा एक राइट है अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत करना, तो और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने बच्चों की तरबियत ज़रूर करूँ। और अगर आप समझते हैं कि ये तरबियत होना ज़रूरी है तो अपने अंदर ज़रूर लाइए। शुक्रिया।